आज की कहानी एक ऐसी 21 साल की टीनेज लड़की की है जिसका बस जिंदगी में एक ही मकसद होता है, 1 मिलियन येन कमाना और अलग अलग शहर में जाकर रहना। और इस सफर की शुरुआत होती है उसके जेल जाने के बाद से। आखिर क्या है उस बेचारी लड़की की कहानी और उसके इस मकसद का राज? आज आपको मूवी स्ट्राइप सुनाने जा रही है 2008 की जापानीज मूवी 1 मिलियन येन गर्ल। डायरेक्टर युकी तानादा, IMDb 7.2। दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह कोरियन वेब सीरीज पसंद है तो मेरे दूसरे चैनल के ड्रामा ट्राइब को पक्के से सब्सक्राइब कर ले। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कहानी की शुरुआत में जेल में कैद एक लड़की के पास पुलिस ऑफिसर आकर बोला, तुम्हें रिहा कर दिया जाता है, इसके बाद यहाँ फिर कभी मत आना। उस लड़की का नाम सुजुको है, उम्र 21 साल। पर ऐसा उसने क्या किया कि उसे जेल में बंद होना पड़ा था? इसके बाद सीधा एक रेस्टोरेंट देखते हैं जहाँ वही लड़की सुजुको और उसकी दोस्त रिको काफी दिनों से वेट्रेस का काम कर रही है। काम खत्म होने के बाद रिको ने सुजुको से बड़ी हैरानी से पूछा, क्या तुम सच में अपने घर में रहने के लिए किराया देती हो? क्या वो इतने स्ट्रिक्ट है? जिस पर उसने कहा, हाँ, वो मेरी कॉलेज फीस भरते हैं और मेरे लिए लोन भी लिया है। इस पार्ट टाइम काम से मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। और फिर रिको उसे एक आइडिया देती है जो सुजुको को भा गई। ज्यादा पैसे कमाने के लिए हम बाहर साथ में काम ढूंढते हैं और साथ ही दोनों अपार्टमेंट भी शेयर कर लेंगे। अब दोनों ने एक सस्ता अपार्टमेंट ढूंढना शुरू कर दिया और काफी ढूंढने के बाद एक उनके लायक मिल भी गई। दोनों काफी खुश है, साथ रेस्टोरेंट पे बैठकर इस पे बातें कर रहे हैं। इतने में रिको को उसके बॉयफ्रेंड तकेशी का कॉल आया। रिको ने उसे अपार्टमेंट के बारे में बताया और फिर उसे भी साथ रहने के लिए ऑफर किया, जिस पे तकाशी मान जाता है। इधर रिको की बातें सुनकर सुजुकी को हैरत हुई और थोड़ी अनकंफर्टेबल भी होने लगी, क्योंकि तकेशी से वो सिर्फ एक बार ही मिली है। उसे इतने अच्छे से नहीं जानती है कि उसके साथ अपार्टमेंट शेयर कर सके। पर रिको के जिद करने पर वो आखिर मान गई। अब रात में सुजुको घर पर ही नए अपार्टमेंट के लिए पर्दे सिल रही है, क्योंकि बाजार से खरीदना महंगा पड़ेगा। तभी उसका छोटा भाई ताकुया आकर कहने लगा, क्या तुम सच में घर छोड़कर जा रही हो? क्या तुम वहाँ पर रह लोगी? क्योंकि तुम्हारे पास तो फुल टाइम जॉब भी नहीं है। क्या तुम मुझे मिस करोगे? सुजुको ने पूछा, जिस पर उसका भाई बोला, अच्छा ही होगा, मैं अपना होमवर्क शांति से कर पाऊंगा तुम्हारे जाने के बाद। और वहां से चला गया। अगले दिन सुजुको अपना सारा सामान लेकर नए अपार्टमेंट पे शिफ्ट हो गई। तकेशी भी अपना सारा सामान लेकर पहुंच चुका है, लेकिन रिको कहीं दिखाई नहीं दे रही। सुजुको ने जब तकेशी से पूछा तो पता चला कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और अब रिको यहाँ शिफ्ट नहीं होने वाली। वो अकेले इस अपार्टमेंट का रेंट नहीं दे पाएगा, इसीलिए वो उसे अभी कुछ समय तक के लिए साथ रहने को कहता है। ये सब सुनकर तो उसके सर पर हाथ पड़ गया। चुपचाप सर नीचे कर देर तक यूं ही बैठी रही। फिर थोड़ी देर बाद उसे बालकनी में एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा मिला। भूख लगी होगी सोचकर सुजुको बारिश में भीगते भीगते उसके लिए खाना लेकर जब अपार्टमेंट घुसी तो पता चला बिल्ली के लगातार चिल्लाने की आवाज से गुस्से में तकेशी ने उसे बाहर फेंक दिया है। सुजुको फौरन भागकर बाहर गई, जहाँ बिल्ली का बच्चा पानी में बहकर रोड पर मरा हुआ पड़ा दिखा। अब अगले दिन जैसे ही तकेशी अपने अपार्टमेंट पे वापस आया तो देखा उसके कमरे में रखा सारा सामान वहां से गायब है। उसी दिन ही इधर रेस्टोरेंट में काम कर रही सुजुको को लेने पुलिस आ गई। उस पर सामान नुकसान करने का आरोप तकेशी ने लगाया है। लेकिन यहाँ सुजुको को अब ये भी पता चला कि जिस काले बैग को उसने फेंका था उसमें 1 मिलियन येन थे। सुजुको बोली, वो झूठ कह रहा है, उसके पास कोई पैसे नहीं थे। पुलिस उससे तरह तरह के सवाल करती है, यहाँ तक ये भी कहती है, क्या तुम लोग साथ में सोए हो? अगर कपल हो तो ये चीज यही खत्म हो सकती है आसानी से। पर सुजुको ने साफ मना करते हुए कहा, नहीं, और ना मैंने कुछ गलत किया है। अब इस प्रॉपर्टी डैमेज का उस पर कोर्ट की तरफ से 2 लाख येन का फाइन लगाया गया, जो सुजुको जैसी लड़की के लिए बहुत है। और यही पहला सीन है जब उसे जेल से रिहा किया गया। कुछ दिनों तक जेल में बिताकर आज वो वापस अपने घर जा रही है। क्या सोचा था उसने और कहाँ उसकी किस्मत उसे ले आई। आज सुजुको के आने की खुशी में परिवार ने छोटा सा खाने पीने का आयोजन किया है। उसकी पसंदीदा की चीजें बनाई है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि इतने में उसका भाई ताकुया आकर उस पर चिल्लाने लगा, तुम क्यों वापस आई? तुम मेरा एंट्रेंस एग्जाम खराब कर दोगी। तुम्हारा तो अब क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, जिसकी वजह से मेरा एडमिशन भी किसी अच्छे स्कूल में नहीं होगा। वो शांत हुआ नहीं कि वही पुरानी बातें, उस लड़के की बातें, उसकी गलतियाँ, सब कुछ यहाँ उसके माँ पापा और दूसरी तरफ उसका भाई उसे सुनाने लगे। और फिर सभी में एक बहस शुरू हो गई। जब अति हो गया तो सुजुको ने चिल्लाकर, चुप हो जाओ तुम सब, चली जाऊंगी मैं यहाँ से, नहीं रहूंगी यहाँ आप लोगों पर बोझ बनकर।
बस 1 मिलियन येन इकट्ठा हो जाने पर मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। और बिना डिनर किए वहाँ से चली गई। उसने अलग अलग जगह भी जाकर काम करना शुरू कर दिया। दरअसल वो ऐसा इसीलिए कर रही है ताकि वो हर बार अपनी सेविंग में 1 मिलियन येन इकट्ठा करके दूसरे शहर में जा सके जहाँ उसे कोई ना पहचानता हो। अब चूंकि इतना काम करने की वजह से सुजुकी के पैसे भी जल्द इकट्ठा होने लगे। दूसरे दिन उसका भाई ताकुया स्कूल से आ रहा होता है कि तभी कुछ बच्चे उसे तंग करने लगे, लेकिन ताकुया उन्हें कुछ नहीं कह पाता, बस रोता रहता है। उसके थोड़ी देर बाद ही कुछ कदम आगे चलकर उसने सुजुको को देखा, जिसे उसके स्कूल के दोस्त परेशान कर रहे हैं। क्योंकि वो जेल में थी, इस वजह से सभी उसका बहुत मजाक बनाने लगे, पर उसने भी उनका डट कर सामना किया। वो ताकुआ की तरह डरी नहीं और ये सब छुपकर खड़ा ताकुआ भी देख रहा था। इसके बाद अकेले घर आ रही सुजुको का पीछा करते हुए भागकर उसके पास आया और उसने बताया कि उसने सब कुछ देख लिया है। सुजुको बोली, इसमें कोई शर्मिंदा वाली बात नहीं है और मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं क्यों सर झुकाऊं। फिर उसके भाई ने कहा, जब तुम यहाँ से चली जाओगी तो वहाँ जाकर मुझे खत जरूर लिखना और अपना भी पता देना ताकि तुम्हें खत लिख सकूं। और फिर उसकी कमीज पकड़कर चलने लगा। थोड़ी देर बाद सुजुको ने उसका हाथ थाम लिया। ताकुया भी अपनी बड़ी बहन से प्यार करता है, बस उसने उसके बारे में बिना सोचे ही घर छोड़ दिया था, इसी वजह से वो गुस्सा था। अब पैसे जमा होने के बाद सुजुको अपना घर छोड़कर एक बीच शॉप में काम करने लगी है। जैसा कि उसके भाई ने कहा, तो वो उसे खत लिखती है अपने नए काम, अपनी नई जगह के बारे में, और ये भी कि जल्द ही वो 1 मिलियन येन जमा करके दूसरे शहर चली जाएगी। बहुत मेहनत करना है और तुम भी मेहनत करना सुजुको। वहाँ उसने सारा काम अच्छे से सीख लिया है। रेस्टोरेंट का ओनर भी उसके काम से बड़ा खुश है। उनकी शॉप पर पहले से भी ज्यादा भीड़ होने लगी है। वो बीच बीच में ताकुआ को भी खत लिखा करती। सुबह से लेकर रात तक काम करके थक जाती हूँ। पता नहीं ये खाना और आइसक्रीम बनाने का हुनर मेरी जिंदगी में आगे काम आएगा भी या नहीं। ख्याल रखना अपना, सुजुको। एक दिन सुजुको शॉप पर बैठे कुछ हिसाब लगा रही है और सामने यूकी और उसके कुछ दोस्त बैठे सुजुको को लेकर हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपने हिसाब में लगी हुई है। उसे जल्द यहाँ से कमाकर दूसरे शहर जाना है। थोड़ी देर बाद यूकी उसके पास आकर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर सुजुको ने उसे जरा भी हवा नहीं दी। लेकिन फिर अगले दिन यूकी आया और उसे आज रात होने वाली पार्टी में इनवाइट करता है। मन न होने पर भी उसे शॉप ओनर के बच्चे की जिद की वजह से पार्टी में जाना पड़ा। पार्टी में वो आ तो गई, लेकिन उस रात वो पार्टी से जल्दी निकल भी गई। उसे ओनर के बच्चे को उसके घर भी छोड़ना है और सुबह जल्दी उठकर शॉप को संभालना भी है। आधे रास्ते तक यूकी उसे छोड़ने आया है। वो उसे बात करना चाहता है, उससे दोस्ती करना चाहता है। अब अगले दिन सुबह सुबह ही यूकी दोबारा आया, मगर उसे सुजुको नहीं दिख रही। फिर शॉप ओनर ने बताया कि वो काम छोड़कर जा चुकी है। पार्ट टाइम काम था और उसने 1 मिलियन येन इकट्ठा कर लिए हैं। ये सुनकर यूकी थोड़ा दुखी हो गया और यहाँ सुजुको एक बार फिर किसी दूसरे शहर में आ चुकी है। उसने ताकुआ को खत लिखकर अपने सफर के बारे में बताया। वहाँ काम तो अच्छा था, पैसे भी अच्छे थे, लेकिन वो जगह मेरे लायक नहीं है। मुझे ताज़ी हवा और सौंधी मिट्टी की खुशबू चाहिए। तुम कैसे हो? अपनी गर्मी की छुट्टियाँ कैसे मना रहे हो? सुजुको। इस बार वो किसी गाँव आई है। उसे वहाँ एक पीच फार्म में काम मिल गया। फार्म की ओनर उसे अपने घर के अंदर ले आई। उनके यहाँ पीच की खेती होती है। अगले दिन लेडी ओनर उसे पीच तोड़ना सिखा रही है और उसने एक ही बार में सीख लिया। ये देखकर लेडी ओनर ने उसकी काफी तारीफ भी की। सुजुको कहीं भी जो भी काम करती उसमें मन ध्यान सब दे देती है, इसीलिए उसका हर काम निखर कर आता है और उसे हर हाल में हर बार 1 मिलियन येन जमाना ही है। उसकी जिंदगी में जो जो होता वो अपने भाई को खत लिखा करती। कहा जाए तो ये खत उसके साथी है जो उसकी सुनता है। सुजुको का कोई दोस्त नहीं है और ना ही उसके पास कोई फोन है। डियर टाकुया, सुबह जल्दी उठकर काम करते करते कब दोपहर के खाने का समय हो जाता है पता ही नहीं चलता। मैं यहाँ उनके लिए एक परिवार से बन गई हूँ। इतने दिनों से अच्छा काम करने की वजह से लेडी ओनर ने मेरा नाम ही पीच गर्ल रख दिया। सच में ये बूढ़े लोग अपना अलग ही सोचते हैं। तुम्हारी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? अब दोपहर के खाना खाने के बाद सभी फिर काम पर लग गए। इतने में वहाँ टाउन का मेयर आया। वो सुजुको से मिलना चाहता है। दरअसल उनका गांव पहले पीच की बिक्री में सबसे आगे था, लेकिन कुछ सालों से दूसरा गांव आगे है और ऐसे चलता रहा तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। उन्हें सुजुको जैसी एक कम उम्र हुनर से भरी काम को लेकर मेहनती लड़की की ही जरूरत है और इसीलिए वो एक मीटिंग रखना चाहते हैं।
लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं कि सुजुको ये करना चाहती है या नहीं। मेयर वहां से चला गया। अब नहाते हुए सुजुको सोच में पड़ गई कि वो क्या करे। अगली सुबह उसने मीटिंग में जाने से मना कर दिया, पर इधर मेयर ने पहले से ही मीटिंग की सारी तैयारी कर चुकी है। उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। सभी गांव वाले मीटिंग हॉल में इकट्ठा हुए। सब उसे पीच गर्ल कहकर बुलाते हैं, लेकिन वो उन्हें समझाती है कि वो पीच गर्ल नहीं बन सकती। वो उनके लिए टीवी पर आकर इंटरव्यू नहीं दे सकती। असल में गांव की ओर से एक चेहरा बनाकर मेयर उसे उतारना चाहते हैं, जो उनके गांव में खेती की गई पीचों के गुणों, उनकी क्वालिटी और उनके काम, इन सब के बारे में मीडिया में बताए, एक युवा पीढ़ी के रूप में। पर वो ये काम नहीं कर सकती और उसने मना कर दिया इस काम से। अब इस चीज से गांव वाले काफी भड़क गए और कहने लगे, तुम शहर के लोगों को बस कहना आता है गांव कितना अच्छा है, यहाँ की चीजें अच्छी है, लेकिन यहाँ के लोगों की परेशानियाँ, उनकी मुश्किलों का कोई अंदाजा नहीं है और ना ही कभी जानने की कोशिश करते हैं। अब मजबूर होकर सुजुको को असली वजह बतानी पड़ी कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है, और इतना कहकर वो वहां से शर्मिंदा होकर भाग गई। सुजुको ऐसी जगह रहना चाहती है जहां उसे कोई ना जानता हो, सबसे दूर, सबसे अलग। लेकिन अगर वो टीवी पर आई तो उसे सभी जानने लग जाएंगे। उसने अब अगले ही दिन सुबह सुबह फार्म के ओनर को अपना आखिरी अलविदा कहकर 1 मिलियन येन पूरे होने से पहले ही वहां से चली गई, ताकि उन्हें भी आगे उसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो। ओनर ने उसके काम के कुछ पैसे थमाए और अपने बागीचे के पीछे दिए और उसका शुक्रिया कहा। उसका अगला शहर है टोक्यो स्टेशन से 1 घंटे की दूरी पर। उसने फिर से अपने भाई को खत लिखा, मैं एक और नए शहर में आ चुकी हूँ और 1 मिलियन येन पूरे होने तक यही रहूंगी। तुम्हारा कैसा चल रहा है, स्कूल कैसा जा रहा है, माँ पापा के पास रहना हमेशा, सुजुको। पर दूसरी तरफ ताकुया अभी भी स्कूल के उन्हीं बच्चों से पिटता है, मार खाता है, उसे बुली करते हैं और आज भी वो उन्हें कुछ नहीं कह पाता। अब सुजुको अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई और अगले दिन काम के सिलसिले में उसे नाकाजिमा नाम के एक लड़के से मिलाया गया, जिसकी उम्र भी सुजुको जितनी 21 साल है। इस बार उसे गार्डनिंग, फूल, चारा, इन सब से जुड़ा काम मिला है। वो काम सीख रही है, लेकिन उसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। कस्टमर को सवाल कर रहा है तो वो जवाब नहीं दे पा रही और नाकाजिमा दौड़ दौड़ कर उन सभी को हैंडल कर रहा है। इससे सुजुको परेशान ही है कि इसी बीच एक कस्टमर को उसने गलत चीज दे दी, जिस पर मैनेजर ने उस पर काफी गुस्सा किया, उसे डांटा। तभी नाकाजिमा ने आकर बात संभाली। अब वापस घर जाते वक्त सुजुको को रास्ते में नाकाजिमा मिल गया। वो उसे मैनेजर की बातों को बुरा मानने को मना करता है और फिर पता चला कि दोनों आसपास की दूरी पर ही रहते हैं। सुजुको सीधा अपने घर आकर बस सो गई। अगले दिन नाकाजिमा उसे काम सिखा रहा है। इतने में एक स्टाफ ने आकर आज रात की ड्रिंक पार्टी में दोनों को इनवाइट किया। सुजुको ने हंस तो दिया, लेकिन वो जाना नहीं चाहती और नाकाजिमा उसकी हंसी देखकर ही ये बात समझ गया। पार्टी में सुजुको चुपचाप है। कौन किसके बारे में क्या बात हो रही है उसे पता ही नहीं। रात भी काफी हो गई है तो दोनों ने ही वहां से जल्दी विदा ले ली। दोनों बातें करते हुए जा रहे हैं। सुजुको ने शुक्रिया कहा उसे पार्टी से बचाने के लिए। नाकाजिमा भी हंसते हुए बोला, मैं खुद वहां से निकलना चाहता था, हर बार निकल नहीं पाता, लेकिन आज तुम थी तो मैं आराम से निकल गया। ऐसी ही हल्की फुल्की बातचीत करते हुए उसने सुजुको को उसके अपार्टमेंट के सामने छोड़कर वापस चला गया और सुजुको उसे जाते हुए देखती रहती है। शायद वो उसे पसंद आने लगा है। यहाँ दूसरी तरफ उसके भाई को वो बदमाश लड़के बुली करने से बाज नहीं आ रहे। टीचर के पूछने पर भी वो अपनी जुबान नहीं खोलता। इधर एक दिन सुजुको स्टोर से सब्जियां ले रही होती है। नाकाजिमा भी वहाँ सामान लेने आया। 2-4 बातें होने के बाद हिचकिचाते हुए उसने सुजुको को साथ कॉफी के लिए पूछा। अब कॉफी पीते हुए वो उससे सवाल करने लगा, उसका घर कहाँ है, क्योंकि वो यहाँ की तो नहीं लगती, यहाँ क्यों आई है, क्या यहाँ पहली बार आना हुआ है, वगैरह वगैरह। लेकिन सुजुको को कुछ ना कहता देख उसने माफी मांगी, मैं ज्यादा ही बोल गया। मगर इस बार सुजुको अपना अतीत नहीं छुपाती या छुपाना नहीं चाहती और थोड़ी देर बाद शांत होकर वो बोली, एक चीज मुझे दूसरी चीज की ओर लेकर चलती गई और इसी के साथ वो अपने अतीत में घटी सारी घटना उसे बताने लगी। घर छोड़ना, फिर पहला अपार्टमेंट, फिर रिको का लास्ट मोमेंट में शिफ्ट ना होना, बिल्ली का मिलना, उसे फेंकना और फिर तकेशी के सामान को नुकसान पहुंचाने के आरोप में जेल की सजा काटना। एक पल के लिए तो नाकाजिमा भी हैरान रह गया। फिर सुजुको बोली, मैं 1 मिलियन येन इकट्ठा करती हूँ और दूसरे शहर चली जाती हूँ। ये मेरा तीसरी बार है नए शहर में आना। ना ही मैं खुद को तलाश रही हूँ, ना ही किसी आत्मिक सफर पर हूँ, बल्कि मैं भाग रही हूँ। हमें अपने किए कामों के मुताबिक ही जीना पड़ता है और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। आज उसने अपने दिल की सारी बातें बता दी। सबसे अलग ऐसी जगह रहना
जहाँ उसे कोई ना पहचाने, और जब पहचानने लगे तो जगह बदल लेना, उसका 1 मिलियन जमा करना और दूसरे शहर चले जाना, सब कुछ। अब जैसे ही नाकाजिमा ने पूछा, तो क्या तुम 1 मिलियन येन जमा करके फिर कहीं और चली जाओगी? सुजुको बिना जवाब दिए हड़बड़ी में उसने अपने हिस्से के पैसे टेबल पर रखे और कैफे से बाहर निकल गई। उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्यों उसने नाकाजिमा को ये सारी बात बता दी? अब वो भी उसके बारे में बुरी सोच रखेगा, उसके अतीत से उसे आंकेगा। यहाँ नाकाजिमा जल्दी जल्दी भागकर उसे रोकने की कोशिश करता है। गिरते पड़ते उसने उसका हाथ पकड़कर उसे आखिर में रोक ही लिया। नाकाजिमा ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद ये समय नहीं है इस बात को कहने का, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। नाकाजिमा ने अपने दिल की बात कहकर उससे माफी मांगते हुए वहां से जाने लगा। तभी सुजुको ने उसे रोका और उसने भी बता दिया कि वो भी उससे प्यार करती है। अब नाकाजिमा ने उसका हाथ पकड़ते हुए अपने अपार्टमेंट ले आया और जैसा कि होता है उसका घर बिखरा पड़ा हुआ है। उसने जल्दी जल्दी सब कुछ समेटा। हंसते हंसते दोनों काफी करीब आ गए और नाकाजिमा ने सुजुको को चूम लिया। दोनों ने साथ में प्यार भरे लम्हे बिताए। आज सुजुको के खत में अलग बात थी। वो खुश है, सब अच्छा चल रहा है। माँ बाबा को मेरी फिक्र करने मना करना। तुम कैसे हो ताकुआ, और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या तुम्हारी स्कूल की जिंदगी पहले से बेहतर हुई? सुजुको। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ एक बार फिर ताकुआ को परेशान करने के लिए उसके बेंच पर लड़कों ने फूल रख दिए, जैसे हम किसी मरे की याद में रखते हैं। लेकिन इस बार उसने भी अपनी बड़ी बहन की तरह हिम्मत दिखाई और गुस्से में उन लड़कों को जा पीटा, पहली बार। अब यहाँ रात में सुजुको अपना पासबुक देख रही है। उसे सिर्फ 36,000 येन की जरूरत है, बाकी के पैसे उसने जमा कर लिए हैं। अगले दिन मैनेजर ने एक और नई स्टाफ को सबसे मिलवाया। उसका नाम तोमोयो है और वो भी नाकाजिमा की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती है। दोनों का सब्जेक्ट भी सेम है, साइकोलॉजी। सुजुको देख रही है कि नाकाजिमा उस लड़की की तरफ ज्यादा ही ध्यान दे रहा है, जो कि उसे अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों से उसने सुजुको पर ध्यान देना बिल्कुल ही छोड़ दिया, जिससे कि वो भी अपने काम पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रही। एक रात दोनों साथ में सो रहे हैं। कुछ देर बाद नाकाजिमा ने उससे कुछ पैसे उधार मांगे। सुजुको ने भी बिना किसी सवाल के हाँ कर दी। अब अगले दिन काम के समय तोमोयो सुजुको के पास आकर उसे नाकाजिमा की नोटबुक देकर कहती है, ये वो क्लास में ही भूल गया था, उसे दे देना। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक दिन सुजुको एक रेस्टोरेंट के सामने से गुजरी, तभी उसने नाकाजिमा और तोमोयो को एक साथ देखा। नाकाजिमा ने भी उसे देख लिया और वो उसके पास दौड़ कर आकर उससे कुछ पैसे मांगने लगा, ताकि वो तोमोयो को अच्छे से खिला पिला सके। सुजुको ने उसे पैसे दे दिए। अब इसके बाद सुजुको और नाकाजिमा जहाँ भी दोनों साथ डेट पर जाते, हर जगह सुजुको ही पैसे देती है। उसे अब ऐसा लगने लगा है कि नाकाजिमा सिर्फ उसके साथ इसीलिए है क्योंकि उसके पास पैसे हैं। इतना ही नहीं, वो उसे बार बार पैसे भी उधार मांगता रहता। एक दिन सुजुको चुपचाप बैठी इस बारे में बहुत सोचती है और फिर रात में वो नाकाजिमा के अपार्टमेंट आई, उसकी वही नोटबुक वापस करने। क्या वाकई में नाकाजिमा उससे प्यार करता है? उसके साथ किसी मतलब से तो नहीं है? ये सभी मन में तूफान जैसे उठते सवाल उसने नाकाजिमा से पूछा और फिर कहा, अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो तुम मेरे साथ रहते भी नहीं, है ना? मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे खर्चे, दूसरी लड़कियों के खर्चे उठाते हुए, तुम्हारे साथ रहते हुए। नाकाजिमा ने उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की, लेकिन सुजुको को अब विश्वास नहीं कि वो उसके साथ बस पैसों के लिए नहीं है। सुजुको कुछ भी कहे बिना वहां से चली गई। अब अपार्टमेंट पहुंचकर देखा कि उसे ताकुआ का खत आया हुआ है। उसने अपनी पूरी बात बताई है कि कैसे उसने हिम्मत दिखाकर उन लड़कों को मारा, जिसमें से एक को कुछ ज्यादा ही चोट लग गई। मुझे उसे ऐसे नहीं मारना चाहिए था। इसके लिए मुझे चाइल्ड काउंसलिंग सेंटर भी भेजा गया। माँ पापा मेरा स्कूल बदलवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम लोगों से डर कर नहीं भागी थी। मैंने भी ठान लिया कि मैं भी अब नहीं भागूंगा। अब से मैं अपना बेस्ट दूंगा और आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? माँ पापा तुम्हें बहुत याद, तुम्हारी फिक्र करते हैं। छोटे भाई का आज इतने दिनों बाद खत पढ़कर सुजुको अपने आंसू ना रोक सकी। दरअसल जब से सुजुको घर छोड़कर निकली है, उसने आज तक ताकुआ को लिखा खत कभी उसे भेजा ही नहीं था। ताकुआ को यहाँ का पता अपार्टमेंट दिलाने वाले आदमी से मिला था, इसलिए आज उसका खत सुजुको तक पहुँच पाया। सुजुको रोने लगी और रोते रोते बोली, तुम्हारी बहन कायर है। आज वो दिल खोल कर रोती है। वो मन में कहती है, मुझे माफ कर देना तुम्हें खत ना लिखने के लिए। मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ। मुझे लगा मैं अपनी परेशानियों को अकेले रहकर हल कर लूंगी, पर मैं भाग रही थी लोगों से मिलने में, क्योंकि मुझे अलग होने से डर लगता है। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ,
हम अलग ही होते हैं दूसरों से मिलने के लिए, और जिसे आप प्यार करते हैं उसे छोड़ना, इसके लिए रोया जाए ये ज़रूरी नहीं। और तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुम बहुत बहादुर हो। अगली बार अगली शहर में मैं भी अपने पैरों पर खड़े होकर दुनिया का सामना करूंगी। बहुत भाग लिया है मैंने। शुक्रिया ताकुआ, मेरी प्रेरणा बनने के लिए। अगली सुबह सुजुको ने वो चिट्ठी पोस्ट कर दी। ये पहली चिट्ठी है जो सुजुको ने ताकुआ को भेजी। फिर अपना सूटकेस लेकर आखिरी बार अपने काम की जगह आई, मैनेजर को अपने जाने की बात बताने। थोड़ी देर बाद नाकाजिमा भी वहां आया और उसके दिए वो सारे पैसे उसने लौटा दिए। दोनों चुपचाप खड़े हैं। नाकाजिमा कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा। सुजुको वहां से चली गई। उसके जाने के बाद नाकाजिमा एक ही पौधे में काफी देर से पानी डाले जा रहा होता है। तभी तोमाया वहां आई और बोली, तुम इस चीज से ठीक हो? तुमने इस गलतफहमी को दूर क्यों नहीं किया? दरअसल नाकाजिमा जानबूझकर सुजुको से पैसे मांगता, उससे खर्चे करवाता, ताकि वो कुछ समय के लिए ही सही यहाँ ठहर जाए उसके पास, क्योंकि 1 मिलियन येन होते ही वो दूसरे शहर चली जाती। और अभी भी वो बिना पैसे जमा किए ही उसे छोड़कर तो चली गई। नाकाजिमा को ये एहसास होते ही वो अपना साइकिल लेकर स्टेशन की ओर भागा, उसे सब कुछ बताने। पूरी जगह ढूंढने के बाद हाफता हुआ नाकाजिमा स्टेशन से बाहर निकला, और अब जाकर आखिर में जाते वक्त दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ही समझ गए कि उनका सफर यहीं तक था। सुजुको अपना सूटकेस लेकर एक और अगले शहर की तरफ एक नई जिंदगी के लिए निकल पड़ी। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मूवी स्ट्राइप को देते रहे, ताकि मैं फ्यूचर में भी आप सभी के लिए कहानियाँ लाती रहूं, कहानियाँ सुनाती रहूं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवी स्ट्राइप। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।